नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित सिंह सावल और मेरे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया। मनीष जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीष जी, 17 महीने जेल और उसके बाद आप बाहर हैं, अभी जमानत पर हैं और आप फिर से पार्टी के कामकाज आपने शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे पहला सवाल ये, जो ये 17 महीने जो रहे, ये कैसे आपके बीते? हर शख्स ये जानना चाहता है कि मनीष सिसोदिया ने 17 महीने क्या किया। देखिए, 17 महीने देश के चिंतन के बारे में भी बीते। देश को मैंने खूब पढ़ा, मतलब पुरानी किताबों से लेके जो नए लोगों ने किताबें लिखी, नंदन नीलेकणी साहब ने जो एनालिसिस किया, या उसमें सिर्फ टू नेम ए फ्यू, बहुत किताबें पढ़ी मैंने जी। और अध्यात्म में गीता से लेके उपनिषद खूब अध्ययन किया कि सुनते हैं, उनके स्निपेट्स सुनते हैं उपनिषदों के, तो लेकिन क्या है उनमें, खूब पढ़ा मैंने, कई उपनिषद पढ़े और शिक्षा को लेके, दुनिया भर की एजुकेशन को लेके किताबें पढ़ी। फिर मेडिटेशन किया आगे, क्योंकि मेरे सामने जब मैं जेल में गया था तो 17 महीने लग गए। मुझे लगता था कि शायद 4, 6, 8 महीने में मैं बाहर आ जाऊंगा। उस वक्त ये एक दोराहा था कि जेल एक बड़ा संकट तो है ही, जेल में जाता है आदमी तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं, पर इस संकट को मैं अब, इस संकट के समय में मैं टूट जाऊं या मैं और मजबूत होकर निकलूं, तो मैंने दूसरा रास्ता चुना कि मैं और मजबूत होकर निकलूंगा यहाँ से, खुद को वेल इन्फॉर्म्ड, मोर इन्फॉर्म्ड करके निकलूंगा, मेंटली मोर स्ट्रॉन्ग करके निकलूंगा। तो मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प की जी। और मेडिटेशन उस किसी को भी जो जेल में रहे या कहीं भी एकांत में रहे, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। खूब मेडिटेशन किया मैंने। मनीष जी, आप आंदोलन से निकले हुए नेता है। जब आंदोलन के दौरान कोई जेल में व्यक्ति जाता है तो आंदोलनकारी होता है, लेकिन इस बार जो जेल आपको जाना पड़ा, शराब घोटाला, कथित शराब घोटाला और इस तरह की जब बातें आप सुनते थे, या जब ये पूरा, तो वो मानसिक दौर कैसा गुजरा? नहीं, हंसी आती थी मुझे तो देख के, जब वो उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या इन लोगों के वकील उस तरह की बातें करते थे, इतना हो गया, इतना हो गया। मैंने कहा यार कब हो गया है? मैं तो हमेशा सोचता था, तो इनके तर्कों को सुन के मैं तो अंदर अंदर हंसता था, मैं क्या बचकानी बातें कर रहे हैं ये। पर ठीक है, मतलब इन लोगों ने कहानी बनाई, वो कहानी अब कोर्ट में जाके ट्रायल में झूठी साबित हो जाएगी, तो ट्रायल में हो ही जाएगी, मुझे पता है। पर अभी जब मैं सुनता था इनके, मतलब एक तो बीजेपी के नेताओं को सुनता रहता था और दूसरा ये कि ये लोग जो इनके वकील बोलते थे, मतलब बीजेपी का कहना ही वाला बोल रहे थे वो, तो उनके तथ्यों को, मतलब उनके तर्कों को सुनकर भी मुझे हंसी आती थी कि क्या बकवास कर रहे हैं यार। मनीष जी, आबकारी नीति खूब चर्चा हुई, होती रही, होती भी रहेगी, और आप एक आबकारी नीति लेकर आए, बाद में उसको वापस भी ले लिया, तो आपको वो मलाल नहीं होता कि लाए ही क्यों? नहीं लाए, भाई सरकार में हर साल एक पॉलिसी बनती है जी। हर सरकार में बनती है, हर साल बनती है, हर सरकार हर साल पॉलिसी लाती है जी। तो आगे भी सरकार में जो हम रहेंगे, जो भी और रहेंगे, अभी भी इस बीच में भी आई हैं, तो पॉलिसी तो हमेशा आएगी। पॉलिसी में कुछ गलत भी नहीं किया, अब जब गलत नहीं किया तो मलाल किस लिए? जी। दिल्ली के इंटरेस्ट के लिए की जो काम किए, अब ठीक है, इन्होंने शराब की नीति का घोटाला लगा दिया, कह रहे हैं ये तो हर फुल स्टॉप कॉमा में घोटाला बता रहे हैं। वो स्कूल में कमरे बना दिए, बोले जी ज़्यादा चौड़े कमरे बन गए, बाथरूम ज़्यादा बन गए, मतलब जब इनको वो नहीं चिपका, इन्हें लगा शराब घोटाला चिपक जाएगा, चिपक नहीं रहा इनका कुछ। तो लेकिन मनीष जी, आपसे कोई खास स्नेह है? अगर आप जिनकी आप बात कर रहे हैं उनसे, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो उनको आपसे कोई खास स्नेह है क्या? नहीं, उनको तो बहुत खास स्नेह है हमसे जी। उनको ये लगता है कि यार हम लोग कई राज्यों में 15-15, 20-20 साल से सरकार चला रहे हैं जी, लेकिन एक भी राज्य में ऐसा दावे के साथ नहीं कह सकते कि हमारे सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए कि वहाँ से सीधे बच्चे IIT जाने लगे जी, या सीधे NDA में क्वालिफाई होने लगे। एक ही स्कूल से अभी 8 बच्चे NDA में क्वालिफाई हुए हैं, तो मतलब सेकंड लेफ्टिनेंट बन के निकले हैं। ये एक भी स्कूल नहीं दिखा सकते जी। ये एक भी इनके सारे अस्पतालों के मॉडल फेल हैं। 20-20, 25-25 साल हो गए इनको सरकार चलाते हुए कई राज्यों में, तो और बड़े बड़े पावरफुल सरकारें चलाई हैं इन्होंने। इनसे रोज़गार नहीं संभला, इनसे बिजली सस्ती नहीं हुई। सस्ती तो छोड़ो, हर राज्य में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी महंगी करती है, हमने ज़ीरो बिजली के बिल करके दिखा दिए। तो ये इसलिए डरते हैं, और जब डरते हैं तो एक डरा हुआ राजा जो कर सकता है वो ये कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी, जो तमाम आरोप लगते रहे अब तक,
ठीक है, मामला कोर्ट में है, मैं उस पर इसलिए मैं बहुत ज्यादा सवाल नहीं कर मैं रहा भी हूं। चाहूंगा कि जी, जितना बिल्कुल। कोर्ट के इश्यूज हैं वो कोर्ट हाँ, में ही डिस्कस बिल्कुल। लेकिन अगर हम राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें इन पूरे मामलों में, आप कहते हैं राजनीति हो रही है, बीजेपी वाले कहते हैं साहब हम एजेंसियां अपना काम कर रही है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर जो गलत किया है तो उसका गलत का हिसाब गलत से होगा, ठीक का हिसाब ठीक से होगा। देखो ये पॉलिसी वॉलिसी वाला तो मामला छोड़ दो, असली सवाल तो एजेंसियों पे ही है। आज सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं है, आज सवाल यह है कि इस देश की हर राजनीतिक पार्टी के पीछे एजेंसी लगी हुई है। आज अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं, कल तक मैं भी अंदर था, उसके पहले हेमंत सोरेन साहब अंदर थे, शरद पवार साहब की पार्टी तोड़ दी इन्होंने ईडी एजेंसियां यूज कर करके। देश भर में लोग सरकार चुनते हैं, ये एजेंसी भेज के उस सरकार को गिराने के मिशन पे लगते हैं। लड़ाई तो इस बात से है, लड़ाई एक पॉलिसी को लेकर नहीं है जी। लड़ाई इस बात को लेकर, हम राजनीतिक पार्टी को भी छोड़ दो। मैं तो उस दिन भी कहा स्टेज से कि अगर आज सारी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे में बाहर आ जाएंगे, जितने भी अपोजिशन के लोग हैं। क्योंकि आज हमारा नंबर है, कल राहुल गांधी जी का नंबर होगा, परसों खड़गे साहब का नंबर होगा, फिर सोनिया गांधी जी का नंबर होगा, कल को किसी और पार्टी के नेता का नंबर होगा, कल हेमंत सोरेन साहब थे ही, आज हम हैं। तो अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई तो ये सारे विपक्ष को अंदर डाल देंगे और इसी तरह से करेंगे परेशान। एक बात जी। लेकिन खाली विपक्ष की बात नहीं है रोहित जी, आज देश में व्यापारियों के ऊपर बड़ा संकट है। पहले हम लोग कहते थे ना व्यापारी इसलिए परेशान है इंडिया में कि भाई रेड टेपिज्म है, जी। अब वो रेड टेपिज्म एक्चुअली छोटा पड़ गया। अभी तो एक्सटॉर्शन का धंधा चल रहा है एजेंसियों का, व्यापारियों को पूरे देश में। अच्छा, नजीर हमें बनाया जाता है, देखा मनीष सिसोदिया को 17 महीने अंदर रह के आया है, ईडी का नोटिस पकड़, और उस व्यापारी को लगता है तो 100-200 करोड़ रुपए का व्यापार करता है, किस चक्कर में पड़ रहा है? जब मनीष सिसोदिया 17 महीने रह गया, तू 17 महीने रह गया, तेरा तो सब चौपट हो जाएगा। वो बेचारा जो वो मांगते हैं वो कर देता है, बीजेपी को चंदा दे देता है, चंदा मांगते हैं। तो आप देखो ना इलेक्ट्रल बॉन्ड में एजेंसियों का दुरुपयोग करके इलेक्ट्रल बॉन्ड के कितने पैसे दिए इन्होंने, और उन्हीं से लिए जिनके ऊपर हम पे आरोप लगा रहे हैं। और कितने कितने, मैं मीडिया में पढ़ता था, मैं तो बाहर था नहीं, कि कैसे ईडी का नोटिस गया फिर चंदा आ गया, इनकम टैक्स का नोटिस गया पार्टी को चंदा आ गया, करोड़ों 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 का। तो नोटिस, एजेंसियों का उपयोग तो चंदा लेने के लिए किया जा रहा है, एजेंसी का उपयोग में विपक्ष को अंदर लेने के लिए किया जा रहा है। यही तानाशाही है, और इस तानाशाही के खिलाफ में सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन मनीष जी, इंडिया गठबंधन बना तो तब भी एक साथ क्यों नहीं विपक्ष एकजुट हो रहा, जो आप कह रहे हैं कि आना चाहिए? और देखिए, इकट्ठा हुआ, इंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ और जनता का भरोसा उसमें जगा। आज अगर ये इनके सारे अहंकार के बावजूद 400 की बात करने से भी डर रहे हैं बेचारे, मतलब 400 की बात करने वालों को जनता ने बेचारा बना के बिठा दिया, तो ये उस इकट्ठे होने की वजह से हुआ। लेकिन और भी इकट्ठा होते, मतलब तब तक इकट्ठे होते रहो, तब तक इकट्ठे, और खाली चुनाव के लिए नहीं, लड़ने के लिए। हर पार्टी, किसी भी पार्टी का नेता को अगर गलत तरीके से जेल में डाला जा रहा है, सारे विपक्ष को बोलना चाहिए। किसी भी देश के किसी भी व्यापारी को किसी ने गलत किया है तो ठीक है, पर अगर लेफ्ट राइट सेंटर व्यापारियों को इकट्ठा कर करके जेल में डाल रही है एजेंसी, या उनको नोटिस थमाई जा रही है, रिश्वत वसूले जा रही है, पार्टी के लिए चंदा वसूल रही है, देश के विपक्ष को बोलना ही पड़ेगा इकट्ठा होकर। जी, आप बीच में चर्चा आई कि साहब मनीष सिसोदिया को दबाव बनाया गया मनीष सिसोदिया पर कि बीजेपी में आ जाए, बीजेपी में आ जाए, इन चर्चाओं पर क्या कहेंगे आप? इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया जी। इन्होंने बहुत कोशिशें की, मैंने तो शुरू में ही कहा था, जिस दिन मेरे घर में सीबीआई रेड हुई थी उसके बाद ही मुझसे अप्रोच कर लिया था कि देखो अब ईडी की कार्रवाई होने वाली है और कार्रवाई रुकवाना चाहते हो तो आ जाओ। पहले कहो तो हम बात करें। अब ऐसी बातचीत के लिए तो कोई तो कॉमन सा आदमी आता है, जो मेरा भी दोस्त होता है, उनका भी दोस्त होता है। तो मैंने पूछा भाई क्या चाहते हैं पूछो, तो उसने आगे कहा जी पूछ लो कितने MLAs हैं। मैंने कहा यार मैं कितने तो क्या बताऊंगा, मैं भी MLA हूँ, मैं ही नहीं हूँ इसमें शामिल टूटने में। तो एनीवे वो सब अब बहुत उसकी बात हो गई। अब तो मैं मतलब यही कहूँगा कि ये मेरा अंदर होना, अरविंद जी का अंदर होना, इस बात का एक वो है कि देश में खुलेआम तानाशाही चला रखी है इन्होंने, और ये एजेंसियां बुरी तरह से दुरुपयोग कर करके लोगों को डराया जा रहा है, अंदर किया जा रहा है। और उसमें खाली राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं हैं, देश के व्यापारी तक हैं। जी मनीष जी, अगर चुनावों की अब बात करें, अभी हरियाणा में चुनाव आ रहा है, तो हरियाणा में अकेले लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? देखिए अभी अरविंद जी अब बाहर आने वाले हैं। बाहर आने वाले हैं? हाँ, भाई मैं बाहर आ गया। देखिए आम आदमी पार्टी अपने अब तक के सबसे बड़े संकट से जूझी, और इतना बड़ा संकट था जो आज तक आज़ाद भारत में किसी राजनीतिक पार्टी पे नहीं आया। पूरी टॉप लीडरशिप को अंदर डाल दिया, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर गई, फिर भी बिना टूटे, बिना बिखरे, एकजुट होके
इस पूरे संकट से अब निकल आई है। अब ये संकट खत्म हो गया, अब तो संकट इनका शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का संकट शुरू हो गया और आम आदमी पार्टी का संकट खत्म हो गया। तो अरविंद जी बाहर आएंगे, अब वो मिलके बैठेंगे, फिर तय करेंगे कि क्या करना है, कि कांग्रेस के साथ जाना है या हाँ अकेले बिल्कुल, जाना उन सब पे बात होगी। है? तो आप इतने आश्वस्त हैं कि वो बाहर आ जाएंगे? हाँ हाँ, आना ही है। जी देखिए, सच्चाई, वो मैं कहा ना, भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। तो ठीक है, जैसे मुझे लग रहा था मैं शायद 7-8 महीने में बाहर आ जाऊंगा, 17 महीने लग गए, लेकिन आया तो सही, आना ही था। वैसे अरविंद जी के बारे में मैं कह रहा हूँ कि आ तो उनको जाना चाहिए था 3 महीने पहले ही, लेकिन फिर इन्होंने जैसे ही ईडी से बाहर आने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी में बेल दे दी उनको, इन्होंने तुरंत उनको सीबीआई में अरेस्ट कर लिया। उनको लगा अरविंद जी बाहर नहीं आने चाहिए। तो मनीष जी, अब ये बताइए, आपकी आप उप मुख्यमंत्री थे जब जेल गए उससे पहले, तो अब दोबारा उप मुख्यमंत्री कब बनेंगे, ये भी सवाल सबके जहन में है। देखो, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं दोबारा उप मुख्यमंत्री बनूं। मैं 17 महीने पार्टी के लिए, देश के लिए बहुत कुछ सोच के, बहुत चिंतन करके बाहर आया हूं, और सच बता रहा हूं कि 17 महीने में अपने देश की व्यवस्था पे, देश के इतिहास पे जितना मैंने पढ़ा और जितना जाना, जी। और गर्व हुआ और काम करने का मन किया। अब उस काम को मैं अगले कुछ महीने पार्टी में नीचे सड़क पे उतर के करूं, उस काम के लिए काम, या सरकार में रह के करूं। मैं जब बाहर आया तो इमीडिएटली मुझे लगा कि मुझे कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए। जी। मैं चल पड़ा, मैं कार्यकर्ताओं के बीच यात्रा कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, पद यात्रा भी करूँगा। इधर अरविंद जी जब बाहर आएंगे, सीएम साहब, तो उसके बाद वो तय करेंगे और पार्टी के और लीडर मिलकर तय करेंगे कि मेरी अब अगले कुछ महीनों में चुनाव तक भूमिका क्या रहेगी। पार्टी के लिए सड़क पे काम करना है या सरकार में बैठ के काम करना है, जो सब लोग मिलकर तय करेंगे। मेरी कोई चॉइस नहीं है, ना मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि मुझे ये होना चाहिए, होना चाहिए। इच्छा हमारी होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। मनीष जी, देखिए, आपका जो स्वभाव है, बड़ा सौम्य स्वभाव है, लेकिन अभी क्या इस दौरान कोई ऐसा लम्हा नहीं है आपको लगा हो कि इस राजनीति में आए ही क्यों, ये 17 महीने का जो कालखंड था ये? नहीं, अपने लिए तो नहीं लगा, पर मुझे अपनी पत्नी के लिए लगता था। जी। वो एक बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उनको घर में एक हैप्पी हेल्दी लाइफ चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली, मतलब फॉर्चुनेटली अब तक 17 महीने पहले तक मैं बात कहूँ तो बाहर हम राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहे, जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन घर में हमारा एक अच्छा हैप्पी हेल्दी माहौल रहा। अब अचानक ऐसा हुआ कि इसके बाद में ये उनके ऊपर एक संकट की तरह आ गया था, बट बहुत हिम्मत से उन्होंने काम लिया और अपनी सारी बीमारी के बावजूद उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एक कोई ऐसा ही वाक़या था जिसमें कहीं से किसी ने कुछ कहा कि भाई क्यों नहीं उधर उनकी बात सुन लेते हो, उधर चले जाते हो। तो मैंने अपनी पत्नी से बातचीत में ऐसे ही कहा कि यार, मैं अगर ऐसा करूँगा अभी तो अपने कार्यकर्ताओं को, ये इतने सब पागल हुए घूम रहे हैं, रोज़ सड़क पे लाठी खा रहे हैं, इनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, कार्यकर्ताओं को तो छोड़ो, अगर ऐसा कुछ सोचोगी तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे। तो वहाँ से मुझे हौसला मिलता रहा कि इतनी बीमारी के बावजूद। तो मेरे परिवार ने थोड़ा सा सहा, मेरी राजनीति, मतलब राजनीति करना मेरी चॉइस है, पर और राजनीतिक लड़ाई लड़ना मेरी चॉइस है, वो परिवार ने सहन किया। पर ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे परिवार भी ऐसा दिया है जो मुझे और ज़्यादा इसमें और हिम्मत से लड़ने के लिए हिम्मत देता है। मनीष जी, अभी जब आप भी जेल में थे, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल, वो भी राजनीति में आई, तो इसको किस तरह से देखते हैं? तो फिर तब भी खूब सवाल हुए कि साहब, जो लोग कहते थे परिवारवाद के खिलाफ की बात करते थे, तो यहाँ भी तो यही सब हो रहा है। मैं देखता था उस वक्त, अखबारों में पढ़ रहा था, और अंदर तो अखबार और टीवी न्यूज़ देखना यही सहारा था सूचना लेने का। तो मुझे हंसी आती थी देख के, क्योंकि मैं तो, अरविंद जी का और मेरा परिवार तो एक ही है, मतलब हम भाइयों की तरह ही रहते हैं। मेरी पत्नी, उनकी पत्नी भी बहुत अच्छे से संबंधों, मतलब भाभी को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं परिवार को। तो मैं देखता था कि कई दिन देखा मैंने, अरे आज तो बस, अगर मीडिया का चले, बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता था देखते हुए कि अगर मीडिया वालों का चले तो आज तो शाम तक सुनीता जी को मुख्यमंत्री बनवा देंगे ये लोग। तो फिर मुझे ये भी पता होता था कि अंदर क्या हो रहा होगा, अंदर ऐसा क्यों हो रहा है उसकी, क्योंकि मैं तो उस हिस्से से गया। तो मैं हंसता था वहाँ बैठ के, और क्योंकि कनेक्शन तो था नहीं कोई। क्या है ना, देखिए, सुनीता जी एक बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं, ऑफिसर रही हैं जी, और बहुत शालीन उनकी पर्सनैलिटी है, बहुत भद्र महिला है।
एक संकट आया पार्टी के ऊपर, पार्टी का सबसे बड़ा लीडर जेल में अंदर चला गया, जिससे जनता बहुत प्यार करती है, कार्यकर्ता बहुत प्यार करते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं। उनके मैसेज को जनता तक पहुंचाने का काम सुनीता जी ने बहुत शानदार तरीके से किया, अद्भुत तरीके से किया। मैं तो जेल में बैठा हुआ देखता था, उनकी स्पीच देखता था कि जो अरविंद जी कहना चाहते हैं या कहना की जरूरत थी उस वक्त, सुनीता जी ने वो मैसेज कन्वे किया। कल को अरविंद जी बाहर आ जाएंगे तो अरविंद जी सीधे अपनी बात रखेंगे। तो उनका रोल मैं तो वहीं तक देखता हूँ और वहीं तक था भी। अब बाकी स्पेकुलेशन में तो जैसा मैंने कहा कि ऐसा लगता था कि पार्टी के लोग तो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग जरूर आज ही दोपहर तक शपथ दिलवा देंगे इनको। हाँ, मतलब इस तरह का मैसेजिंग ऐसी जरूर थी। मैं टीवी देख देख के हंसता था क्योंकि मुझे तो पता था कि नीचे क्या हो रहा होगा जी और क्या नहीं हो रहा होगा। तो लेकिन जब टीवी पे देखता था तो मुझे लगता था बस अगर कुछ लोगों का बस चले तो शपथ ले ही लें। मनीष जी, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान या अभी जो भी अभी इस बीच हुआ, तो पार्टी अभी भी एक है, एक साथ है। आप देखिए ना, देखिए ये संकट आया था, कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा, अभी आप मिल रहे हैं लोगों मैं से। वही बोल रहा था कि ये संकट हमारे ऊपर आया था और पार्टी अब इस संकट से लगभग निकल चुकी है। सबसे बड़ा संकट था, मैं बाहर आ गया, संजय जी पहले से ही बाहर हैं, अरविंद जी भी बाहर आ जाएंगे, सत्येंद्र भी बाहर आ जाएंगे, विजय, सब लोग जितने लोग हैं सब बाहर आ जाएंगे। अब पार्टी इस संकट से निकल चुकी है और जैसे जैसे जब पार्टी संकट में जा रही थी तब कार्यकर्ता टूट सकता था, लेकिन उसकी हिम्मत नीचे आ सकती थी, लेकिन वो हिम्मत से खड़ा रहा। हमारे एमएलएज, हमारे काउंसलर्स, हमारे एमपीज, आप देखो ना, एक आध को छोड़ दो तो जिस तरह से एकजुट रहे हैं। आपने बाकी राज्यों में बाकी पार्टियों का भी हाल देखा कि 4 एमएलएज को धमकी दी, पूरी सरकारें गिर गई जी। यहाँ तो मुख्यमंत्री अंदर, उप मुख्यमंत्री अंदर, सांसद अंदर, दूसरे मंत्री अंदर, मतलब टॉप लीडरशिप जिसको कहते हैं, उसके 4-4, 3-3 लोग अंदर, और उसके बावजूद पार्टी का कार्यकर्ता इंटैक्ट होकर खड़ा है। पार्टी का लीडर, एमएलए, काउंसलर सब एक मुट्ठी की तरह खड़े हैं। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई पार्टी। मनीष जी, आपको लगता है कि उतनी ही मजबूती के साथ आप इस बार भी विधानसभा का चुनाव लड़ पाएंगे, जैसा पिछला चुनाव था वैसा प्रदर्शन कर पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें, देखिए इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी का एक वक्त था कि यहाँ दिल्ली में एक इकोसिस्टम था, चाहे संघ परिवार की बात करें, आज भी लोग हैं। हालांकि ऐसा बहुत सारे लोग आपके भी वोटर हो गए, तो ये लोग भी, उनका कहना है कि हम बड़े जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी कहते हैं जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने अब ढलान पे है और लोकसभा चुनाव में लोगों ने उनको बता दिया कि भाई अब आपका वक्त हो गया, थैंक यू वेरी मच, धीरे धीरे हम आपको आउट कर रहे हैं, सम्मान के साथ विदा कर रहे हैं। तो अब उनको लोगों ने सम्मान के साथ विदा करना शुरू कर दिया है। लोकसभा में इनको तो बड़े बड़े दावे थे जी, बहुमत तक नहीं दिया इनको, और अब बाकी राज्यों में भी आप देखिएगा अभी चुनाव होंगे, उसके बाद दिल्ली के भी चुनाव होंगे और भी चुनाव होंगे। अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपने अंतिम दौर से गुजर रही है और तानाशाही जो इसने चलाई, हमारे लिए खुशी की बात है कि तानाशाही जो इन्होंने चलाई वो अंतिम दौर में है जी। तो मनीष जी, दिल्ली में अकेले ही लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा या लोकसभा चुनाव से तक ही? देखिए लोकसभा का चुनाव जो था वो लोकसभा के जो कॉम्बिनेशंस बने थे, जो इक्वेशंस बने थे वो लोकसभा के लिए थे। अब उसमें इतने डिफरेंट इक्वेशंस थे, जैसे दिल्ली में वही 2 पार्टियां गठबंधन करके लड़ रही थी, पंजाब में बिना गठबंधन के लड़ रही थी। तो हर चुनाव की एक अपनी परिस्थिति होती है। दिल्ली, हरियाणा, झारखंड या महाराष्ट्र, अब आने वाले चुनाव हैं, अभी जैसा मैंने कहा कि अरविंद जी बाहर आएंगे तो उसकी भी स्ट्रेटेजी बनेगी। यानी लेकिन अभी लगभग ये तय माना जाए कि दिल्ली में तो अकेले ही लड़ेंगे। अभी देखिए, मैं अभी आपको कहूंगा हाँ बिल्कुल अकेले लड़ेंगे तो आप कहेंगे देखो गठबंधन से मना, और मैं कहूंगा देखेंगे तो बोलेंगे गठबंधन को खोल दिए, रास्ते खोल दिए। तो आप दोनों खबर छोड़ दीजिए अभी। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम सब लोग डेस्परेटली इंतजार कर रहे हैं कि अरविंद जी आ जाएं जी। इस बीच मतलब सौभाग्य है कि मैं उनसे पहले निकल आया। तो अब मैं बीच में कार्यकर्ताओं के बीच जा रहा हूँ और एक लोगों के बीच जा रहा हूँ, और अरविंद जी जैसे ही बाहर आएंगे तो वो भी बाहर आएंगे तो फिर स्ट्रेटेजी बनाएंगे आगे। देखिए मनीष जी, देखिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल आप बनाएंगे और जाहिर सी बात है जो स्ट्रेटेजी आपकी होगी वो आप कैमरे के सामने तो निश्चित रूप से। तो लेकिन मनीष जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जिसे कहा जाए कि हम राजनीति को हम लोग रोज पढ़ते हैं, बड़े करीब से देखते हैं और रुचि भी है, आपका जादू विधानसभा में चल जाता, लोकसभा में बिल्कुल नहीं चलता। और मैं सहमत। ये चुनाव, पिछला चुनाव, मतलब दो बार देख लिया, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? मैं देखिए अभी
इमिडिएटली तो शायद इसका आंसर मेरे पास ना हो, क्योंकि मैं कुछ भी बनाने के लिए बोल दूं। मैं काफ़ी सोचता था इस पर, चुनाव के रिजल्ट के बाद मैं जून से बाद मैं जेल में बंद था, कि 15 का इलेक्शन, 2015 का इलेक्शन मतलब 14 में लोकसभा चुनाव हुआ, हम नीचे और बीजेपी बहुत ऊपर। बिल्कुल। 15 में विधानसभा चुनाव हुआ, हम बम्पर ऊपर और बीजेपी बहुत नीचे। वैसे ही 19-20 में हुआ। तो ये 3 इलेक्शन में लोकसभा में हम क्यों बिल्कुल ऐसे नीचे रहे, इसको लेके हमें पूरा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। वही लोग जो विधानसभा में हमें वोट देते हैं, तो आई एम श्योर बाकी लोग कर भी रहे हैं, मेरी बहुत करसरी चर्चाएं हुई हैं अभी जी। पार्टी के साथियों से, पर शायद इसको हमें समझना पड़ेगा और इस पर कुछ रणनीति और नए सिरे से बनानी पड़ेगी। मनीष जी, दिल्ली और पंजाब, इसके अलावा आम आदमी पार्टी का विस्तार देश के दूसरे राज्यों में उस तरह से क्यों नहीं हुआ? क्या वजह आप मानते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, मतलब राजनीति कोई 2 मिनट नूडल नहीं है, समय लगता है। और मुझे लगता है दिल्ली में जिस तरह से सरकार बनी, पंजाब में फिर एक चुनाव में 20 एमएलए आ गए, दूसरे चुनाव में सरकार बन गई, गोवा में एक चुनाव में 2 एमएलए आ गए, महाराष्ट्र में 5 एमएलए आ गए। तो इस रूप से, और बाकी नगर निगमों और उन सबको देखें तो एक बड़ा विस्तार चल रहा है पार्टी का चारों तरफ। तो धीरे 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 उठती हुई पार्टी है, और एक आम आदमी पार्टी एक भारत का संकल्प लेके चल रही है, शिक्षित भारत का, एक ऐसे भारत का जिसमें इस बात की गारंटी है कि जिस दिन देश के सारे सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी, भारत अपने आप विकसित हो जाएगा। जिस दिन देश के सारे सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलने लगेगा, हर आदमी के लिए अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध हो जाएगा। नौकरियों को लेके, इकोनॉमी को लेके, व्यापार के लेके एक हमारे पास में एक आइडिया है जिसको हमने दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया। आज दिल्ली में महंगाई सबसे कम है, दिल्ली में गवर्नेंस शानदार चल रही है, राजनीतिक संकट के बावजूद गवर्नेंस शानदार चल रही है। तो ये एक मॉडल है, इस मॉडल की धीरे 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 एक्सेप्टेंस बढ़ेगी पूरे देश में। और एक चीज और मनीष जी आपसे समझना चाहूंगा, हालांकि पहले भी बहुत बार चर्चा जरूर इस पे हुई है, जो जिसको कहा जाता है जो मुफ्त का कल्चर, जिसको हम कहते हैं कि चुनाव आ गए, ये भी मुफ्त में, ये भी मुफ्त में। तो क्या लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, क्या आपको नहीं लगता है नुकसानदेह है? देखो, ये अपने अपने तरीके हैं। किसी को लगता है कि भाई देश के 3-4 व्यापारियों को सरकार की सारी नीतियों का फ़ायदा पहुंचाओ, उन्हीं को सारी सब्सिडीज़ दो। मुफ्त तो वो भी देते हैं, पर वो 3-4 अपने मित्र व्यापारियों को देते हैं, और उनके बदले में उनसे क्या लेते हैं वो सब देखते हैं। और बस उनका ये उम्मीद हो सकता है, अंदर से उनको लगता हो, या बिल्कुल ही षड्यंत्र है तो षड्यंत्र है, पर हो सकता है, मैं लगता हूँ उनको हो सकता है समझ हो कि 3-4 मित्र व्यापारियों की मदद कर दो, उनको सारी सब्सिडी दो, हजारों करोड़ की, और उसके बाद उनसे नीचे आ जाएगा पैसा। ट्रिकल डाउन कहते हैं उसको ये जी है। हम कहते हैं भाई ये बॉटम अप होनी चाहिए। देश के आम आदमी की जेब में जो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 कमा रहा है, उसको अगर 2,000 रुपये का बिजली का बिल आ रहा है तो उसका बिजली का बिल 0 कर दो। वो जब 2,000 रुपये कहीं खर्च करेगा तो नौकरियां भी बढ़ेंगी और आसपास का मार्केट भी ग्रो करेगा। ये एक अलग तरह की इकोनॉमी है।